आज हम करने वाले हैं मैनेजमेंट का पेपर टू के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो बिकॉज मैनेजमेंट का टॉपिक थोड़ा सा वाइड होता है, इसलिए मैंने 5 ही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो बाय क्वेश्चन थोड़ा जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे मैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द अप्रोचेज टू मैनेजमेंट थिंकिंग which were developed during the first half of the 20th centuries are। तो 20th century में फर्स्ट हाफ में जो मैनेजमेंट थिंकिंग या बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है मैनेजमेंट अप्रोच की। तो मैनेजमेंट अप्रोच तो यहाँ पे बात हो रही है मैनेजमेंट अप्रोच की या मैनेजमेंट थ्योरीज़ की। सो बेसिकली मैं आपको पहले से थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ ताकि आपको ये जो ऑप्शंस हैं इनको अंडरस्टैंड करने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो जैसे कि आप शायद कई लोग जानते होंगे, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ कि मैनेजमेंट थ्योरी या अप्रोचेस टू मैनेजमेंट ये 3 फेजेज़ में थी, या 3 आप बोल सकते हो, फेजेज़ ही बोलेंगे, टाइप्स नहीं बोल सकते हैं। बट जैसे फर्स्ट फेज़ था जो वो 1900 या 1900 के आसपास का था, जो थी क्लासिकल अप्रोच बोली जाती थी। दूसरा था 1930 का, 1930 में नियो क्लासिकल अप्रोच थी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया ये अप्रोचेस आती गई। फिर थर्ड थी मॉडर्न अप्रोच, जो कि अभी के टाइम पे जो भी मॉडर्न अप्रोचेस जो आई हैं वो सब इसमें इंक्लूड होती हैं। तो वैसे आप इसको फर्दर ब्रीफ में मैं बाद में कभी किसी दिन टाइम पे आपको समझा दूंगा। बट फ़िलहाल आपको ये जो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चीज़ ज़रूरी है उसके हिसाब से जो जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि क्लासिकल अप्रोच, तो क्लासिकल अप्रोच जो थ्योरी थी उसके अंडर मतलब उसमें कौन कौन सी थ्योरीज आती थी? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। सो बेसिकली हमें यहाँ पे भी यही पूछा जा रहा है कि 20th सेंचुरी के टाइम पे जो अप्रोचेस थी मैनेजमेंट थिंकिंग की वो कौन कौन सी डेवलप हुई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और बिहेवियर थ्योरी। तो बिहेवियर थ्योरी जो है वो बेसिकली 1930 में नियो क्लासिक के अंडर में आती है। बट यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो सबसे जो रिलेवेंट ऑप्शन लग रहा है वो यही है, ठीक है। बाकी में आप देखोगे मैं आपको थोड़ा सा एक वो बताता हूँ, जैसे कंटिंजेंसी थ्योरी है। तो कंटिंजेंसी एक न्यू क्लासिकल थ्योरी जो होती थी उसमें ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियर पे बात होती थी। और मॉडर्न अप्रोच जो थी, मॉडर्न अप्रोच में क्वांटिटेटिव सिस्टम कंटिंजेंसी में थी। तो आप देखोगे अगर एक ही ऑप्शन हो रहा है ये बी ऑप्शन जिसमें कि सारी थ्योरीज आ रही हैं। अदरवाइज़ इसमें भी आप देखोगे तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, क्वांटिटेटिव थ्योरी है और कंटिंजेंसी अप्रोच है। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी है, क्वांटिटेटिव भी है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरी भी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। तो ये सही आंसर हो गया ओनली बी। देन हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आप देखोगे ये है कि इन अ राइजिंग इनकम सिनेरियो द ऑब्वियस डिसीजन चॉइस ऑफ फर्म हैविंग वेरी लो इनकम इलास्टिसिटी फॉर देयर प्रोडक्ट्स वुड बी। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि राइजिंग इनकम सिनेरियो के टाइम पे जब ये सिनेरियो होता है, इनकम राइजिंग सिनेरियो भी बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। द ऑब्वियस डिसीजन चॉइस ऑफ फर्म, जो फर्म वेरी लो इनकम इलास्टिसिटी वाली होती है वो अपने प्रोडक्ट के साथ क्या करेगी, मतलब उसको क्या करना चाहिए बेसिकली। तो इसमें 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक तो है राइजिंग इनकम सिनेरियो, एक है वेरी लो इनकम इलास्टिसिटी। तो पहले हम समझते हैं आंसर, आपको उसके बाद खुद ही समझ में आ जाएगा। राइजिंग इनकम सिनेरियो क्या होता है? राइजिंग इनकम सिनेरियो होता है कि जब आप ये कह सकते हो कि किसी इंडिविजुअल की या बेसिकली जो भी हाउस होल्ड्स हैं उनकी जब इनकम जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। मतलब ये किसी भी वजह से हो सकता है, न्यू जॉब क्रिएशन हो रही है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है किसी कंट्री में। तो उस टाइम पे जो सैलरी है या वेजेस हैं तो वो जब लोगों की बढ़ रही होती है तो इसका मतलब है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ेगी तो वो, जैसे कि होता ही है कि इनकम बढ़ेगी तो वो स्पेंड ज़्यादा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। वो एक अलग चैप्टर चले जाएगा बिल्कुल। बट यहाँ पे हम देखेंगे तो एक दूसरा टर्म आ रहा है वेरी लो इनकम इलास्टिसिटी। मतलब लो इनकम इलास्टिसिटी में कौन से वो आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, किसी फर्म जो ऐसे गुड्स बना रही है जिनका
इनकम इलास्टिसिटी पे या इनकम की वजह से जिनकी डिमांड में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। जैसे जो नेसेसिटीज़ गुड होते हैं, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, या फिर आपको घर, रोटी कपड़ा मकान टाइप चीज़ें, तो उन चीज़ों पे जिन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसमें फर्म को अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है उस टाइम पे राइजिंग इनकम सिनेरियो में, तो वो क्या कर सकते हैं? सर्च फॉर अ न्यू प्रोडक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो न्यू प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी तो उनकी छूट गई ना। प्रोडक्ट इनोवेशन कर सकते हैं वो अपने प्रोडक्ट में, अगर क्योंकि उनको अगर मान लो ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जिसको वो बेचना चाहते हैं, तो वो इनोवेट करेंगे, ऑब्वियसली उनको बेनिफिशियल होगा इस सिनेरियो में भी। जबकि वो नेसेसिटी गुड्स होंगे या फिर ऐसा गुड्स है जिसका इनकम पे फ़र्क नहीं भी पड़ रहा है, उस टाइम पे भी ये हो सकता है। डिस्काउंटेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन, डिस्काउंट देने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन ये हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन, क्योंकि उनका इस टाइम पे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो वो इस टाइम पे अगर लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो उनकी वो जो डिमांड को फुलफ़िल कर पाएंगे। एक्सपोर्टिंग नहीं बनता है एक्सपोर्टिंग, क्योंकि एक्सपोर्ट तो आप तभी करोगे ना जब आप, मतलब आपको डिमांड, अभी फ़िलहाल हम कंट्री के पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं, या फिर हम ये देख रहे हैं कि जहाँ की ये, क्योंकि राइजिंग इनकम सिनेरियो की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक किसी पर्टिकुलर रीजन की, कंट्री के किसी रीजन की, या फिर किसी पूरी कंट्री की बात हो रही होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी एंड डी, यहाँ पे ऑप्शन में बी एंड डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ कंबाइंड कोड ऑफ कोऑपरेटिव गवर्नेंस एंड कंडक्ट्स आर। सो बेसिकली यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं उनकी बात हो रही है। तो वैसे तो इसमें आप देखोगे तो कोड ऑफ जो कंडक्ट होते हैं वो 8 कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उनके बारे में अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे इन्होंने हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो सबसे रिलेवेंट ऑप्शन होगा वो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। क्यों होगा, मैं उसका वो बताता हूँ आपको क्यों होगा। तो वैसे मैंने जहाँ से रेफरेंस है, जहाँ से ये क्वेश्चंस पिक किए हैं, एक बुक है जिसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपको पिक करनी है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हो, बट उसमें अगर देखो तो इसमें आंसर में उसका आंसर नहीं दिया है। बट मैं अगर आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा तो मे बी आपको भी यही आंसर है जो सूटेबल लगेगा, जो कि मुझे भी लग रहा है सूटेबल है। बट आप फिर भी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको हेल्प होगी। तो जो अगर हम देखें कि जो कोड ऑफ कंडक्ट, बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, वो 8 जो थे वो क्या क्या हैं। पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा कि मतलब एक कंपनी को, एक बिज़नेस है उसको अपने शेयर होल्डर के लिए या फिर अपने स्टेक होल्डर के लिए, स्टेक होल्डर में आ गए आपके एम्प्लॉयज़ हो गया, कस्टमर हो गया, सप्लायर, जो भी मतलब उससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके किसी भी एक्ट में अगर कोई कंपनी का कोई भी काम है जो वो कर रही है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। मतलब वो किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते कि हमने ये किया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। अगर वो कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि ऑब्वियसली उनको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। जैसे हर आपको ये पता होगा कि अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट या जो भी अदर चीज़ें हैं, आपको कंपनी के बारे में अगर कुछ जानना है तो आपके पास पूरा राइट है कि आप उस कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन वो दे, जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करें। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसे बना है, तो आपके पूरे राइट हैं कि आप वो बेसिकली उसके कोड ऑफ कंडक्ट में आता है कि उनको, कंपनी को आपको बताना होगा कि इसमें हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। अदरवाइज़ आप कुछ भी ले सकते हैं। मतलब कोई भी एग्जांपल आप इसमें फिट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी तो आप समझ गए होंगे। फेयरनेस, सो फेयरनेस क्या है कि जो कंपनी है वो अपने स्टेक होल्डर्स को फेयरली, मतलब उनके साथ जो ट्रीट करेगी उनको, वो फेयरली ट्रीट करें उनको। उनमें बायसनेस या फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ वो बहुत मतलब अपने एम्प्लॉयज़ हैं तो एम्प्लॉयज़ का वो हमेशा पक्ष ले रही है, और अगर मान लो वहाँ पे कस्टमर की बात है तो कस्टमर की साइड नहीं ले रही। मतलब उसको भी यहाँ पे बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। अगर उसको जो भी अगर मान लो एम्प्लॉय की गलती है, कोई भी ऐसा एग्जांपल ले लो आप, अगर एम्प्लॉय की गलती है तो एम्प्लॉय को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, या फिर उसका पर्टिकुलरली उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है रियल लाइफ में कि कंपनी कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ पे बात नहीं डालती है, लेकिन ऐसा करना उसके कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ होगा। अकाउंटेबिलिटी नेक्स्ट है, अकाउंटेबिलिटी। सो बेसिकली कंपनी जो है वो अकाउंटेबल होगी उनके स्टेक होल्डर के लिए, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी उनके एक्शंस के लिए, उनके डिसीजन के लिए। अगर कंपनी ने कोई डिसीजन लिया है, उससे अगर स्टेक होल्डर्स को फ़र्क पड़ रहा है,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होगी, ना कि किसी और की, या ना कि ये नहीं बोल सकते हैं वो कि एज अ मैनेजर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। अगर वो कंपनी के बिहाफ पे वो चीज़ कर रहा है तो वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंसी। सो इंडिपेंडेंसी में क्या होता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो टीम होती है, ऐसा कुछ इंडिपेंडेंट एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम होनी चाहिए उनके पास, जो कि जिसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके कि कोई भी अगर काम हो रहा है या कोई भी अगर ऐसी कुछ चीज़ हो रही है। जैसे आजकल आप देख रहे होगे कि अडानी जो इंटरप्राइज है, अडानी ग्रुप है, उसमें इतनी सब चीज़ें ख़राब चल रही हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा उसमें? बोर्ड ऑफ, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर उनकी अडानी ग्रुप की किसी कंपनी की बात करोगे आप, तो उसको अगर आपको टारगेट करना है या आपको किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, तो उसके लिए आपको एक इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम होनी चाहिए, जिसको आप एटलीस्ट बोल सकते हो कि कंपनी के पास एक ये होना चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी उनकी होगी ऑब्वियसली, लेकिन उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी होती है। वो वो ही अपने और जो उनके शेयर होल्डर हैं उनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए डिसीजन लेंगे। सो नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्ट्स। मीन्स कि कंपनी को जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं एम्प्लॉयज़ के, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना होगा। मतलब एम्प्लॉयज़ का कोड ऑफ कंडक्ट सेट करना होगा उन्हें। ये कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि उनको एम्प्लॉयज़ का कोड ऑफ कंडक्ट सेट करना है। जैसे कि आप देखते होगे कि कुछ एक तो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आपका लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बिहाफ पे आपको देखना होता है कि कंपनी को और इंडिविजुअल को, जो एम्प्लॉय है, उन दोनों को एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में करना पड़ता है कि भाई हम इतने में हम तुम्हें इस टाइम पे हायर कर रहे हैं, हम इतनी सैलरी तुम्हें देंगे। ये सब रिटर्न में होता है, लेकिन एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि दोनों के बीच में एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि हम तुमसे मतलब बेसिकली क्या है कि अगर आपका इन्वायरमेंट डिपार्ट उसका आपका कंपनी का या बिज़नेस का या फिर आपके ऑफिस का डिपार्टमेंट इन्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि आप चाहते हो कि भाई ये एक जैसे सीनियर है तो सीनियर को आप सीनियर की तरह ट्रीट करो, तो ये किसी रिटर्न पेपर में लिखा नहीं होता है कि आपको सीनियर को गुड मॉर्निंग बोलना है, लेकिन आप उसकी इज्जत करते हो, ये आपके मोरल कंडक्ट्स हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्ट्स आएगा ये इसके अंदर में कि कंडक्ट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। नेक्स्ट है 7th है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपने बहुत सुना होगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि सोसाइटी के लिए भी आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर आपके फॉर एग्जांपल कि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, अगर उससे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट आ रहा है या सोसाइटी को ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है, तो इसके लिए भी आप मतलब आपका कोड ऑफ कंडक्ट इससे भी मतलब इस पर भी इफ़ेक्ट होता है। तो बेसिकली आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को बनाना है। या फिर अगर आपको लगता है कि मान लो कोई एक गांव है जो कि एक ही तालाब से जिसका पानी का सोर्स वही है, और आप वहीं पे कोई फैक्ट्री खोल रहे हो, तो ये आपके कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ होगा कि यार आपके वहाँ पे मतलब वही एक उनका ऑप्शन है, या तो आप उनको दूसरी जगह कहीं प्रोवाइड करोगे या उनको अच्छे पानी की सुविधा दोगे। माना कि आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो या जॉब क्रिएट कर रहे हो, लेकिन ये भी उनका एक फैक्टर होगा, तो आपको ये भी चीज़ ध्यान देनी होगी। नेक्स्ट है कंप्लाइंस। 8th है लास्ट जो है कंप्लाइंस, कि कंपनी को जो है कि सारे लीगल जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करना होगा। मतलब जो भी रिलेवेंट लॉ हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर स्टेट्स के लॉ हैं या फिर किसी कंट्री की बात कर रहे हैं तो कंट्री के लॉ हैं, उनको अगर वो उन लॉज के अंडर में काम नहीं करती है तो ये उसके कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ होगा। ठीक है, मतलब एथिकल जो होता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट तो है ही, लेकिन यहाँ पे लीगल की भी बात हो रही है, लीगल कोड ऑफ कंडक्ट भी उसको फॉलो करने होंगे। तो ये था आपका कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इन सब में अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है जो कवर हो रहा है, तो इस हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है इसका आंसर कुछ और होगा या चेंज हो सकता है या उसका कोई लॉजिक है कि आप अगर इन तीनों में से कोई आंसर देते हो, इसका कोई लॉजिक आपके पास है, तो आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग HR डिसीजन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई HR एनालिटिक्स। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि HR एनालिटिक्स से कौन से ऐसे HR डिसीजन है जो इन्फ्लुएंस होते हैं। सो इसमें कुछ अभी इसमें बेसिकली आपको ये ऑप्शन दिए हैं, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको उसके बाद समझ में आ जाएगा। आप उसके बाद आंसर अपने आप से मैच कर सकते हो कि कौन सा है। ठीक है, अब कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो HR एनालिटिक्स से इम्पैक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। वो कौन से होंगे? एक मतलब आपको स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊँ तो रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग, ये किसके लिए होगा कि बेसिकली HR रिक्रूटमेंट और हायरिंग करते हैं तो क्यों करते हैं कि वो एनालाइज करते हैं कि मतलब
बेस्ट टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए या न्यू टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली एचआर रिक्रूटमेंट और हायरिंग करते हैं। सेकंड है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मतलब क्यों परफॉर्मेंस को मैनेज भी करना है और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए, या परफॉर्मेंस कैसे क्या परफॉर्मेंस चल रही है डिपार्टमेंट की, उसके अकॉर्डिंग क्या प्लान्स लेने हैं, क्या एक्शन लेने हैं, क्या प्लान्स बनाने हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो और नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिलेशन। तो बेसिकली एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर रिलेशन, जैसे कई बार आपने देखा होगा कई एचआर एक्टिविटीज़ होती हैं, कई फ़न एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं ऑफिस में, या कई बार जैसे फॉर एग्जांपल कि योगा क्लास कंडक्ट कराई जा रही है जिसमें कई डिपार्टमेंट्स को, कई बार एचआर मतलब ये होता है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बिल्कुल अलग हो जाता है, तो इसलिए वो कई बार ऐसी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराते हैं जिसमें कि दोनों डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं, मिलके एक ऐसे इनफॉर्मल या फॉर्मल मीटिंग्स कर रहे हैं जिसमें वो एक दूसरे को जान पहचान रहे हैं। तो इससे क्या होता है, उनके बीच में रिलेशंस बढ़ते हैं, जो कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एचआर की। फिर एक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी एचआर के ही अंडर में आता है। एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपने किसी को हायर किया है तो आपको उसे ट्रेन भी करना है, उसे उसकी उसकी अपने ऑब्जेक्टिव के गोल के या अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव के लिए, और उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की खुद की ग्रोथ के लिए भी उसके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मतलब प्रोग्राम ज़रूरी हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार कंपनी खुद भी प्रमोट करती है, या जैसे कई लोग होते हैं जो कंपनी के खर्चे पे, आपने देखा होगा कि एमबीए कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, तो वो बेसिकली कंपनी उनको प्रमोट कर रही है, या फिर वो खुद से कोई ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करा देती है जो कि एक एम्प्लॉय के करिकुलम में भी जुड़ता है। तो ये भी एचआर का ही काम होता है। एम्प्लॉय इंगेजमेंट, ऑब्वियसली एम्प्लॉय को इंगेज रखना, ठीक है। अगर उसको मतलब कोई ऐसी चीज़ की अगर उसको रिक्वायरमेंट है, और मोर इंगेजिंग वर्क एनवायरनमेंट बनाने के लिए, ठीक है, कि जिससे कि एम्प्लॉय मिल के काम करें। ऐसा ना हो कि कोई एक, देखो पर्टिकुलरली होता क्या है कि अकेले आप कोई काम करने जाओगे तो अकेले आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है अकेले आप सोचो कुछ करने की, लेकिन एक टाइम पे ऑब्वियसली अगर आपको एक ही गोल दिया जाए, आप अकेले करते हो और एक टीम एक साथ करती है, तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो टीम ही वो काम को अच्छे से और सही टाइम पे फुलफ़िल कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उस टीम में अगर 4 लोग हैं तो चारों का दिमाग अलग चलता होगा, चारों की स्ट्रेंथ अलग होगी, चारों की वीकनेस अलग होगी। तो वो एक जिसकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ पे काम करेगा, वीकनेस है तो उसको अवॉइड करेगा कि मैं इसको इसको ना करूँ, लेकिन अकेले में आप कितना कर लोगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप कंबाइंड होकर काम करो। तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये एचआर की ज़िम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। तो कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स मतलब कि एचआर ही होता है जो बेसिकली इंगेज अगर रखना है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, एम्प्लॉय को मतलब बीच बीच में अगर आप रिवॉर्ड देते हो या कंपनसेट करते हो, या कोई बेनिफिट्स जो भी हैं, जैसे कई आपने देखा होगा कई कंपनीज़ में, अगर आपको शायद पता हो, अगर आपने जॉब की है या नहीं भी किया तो भी आपने अराउंड आपने सुना होगा, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में भी आपने देखा होगा कि उन्हें अलाउंसेस मिलते हैं कई, या फिर उन्हें लाइफ ये आपका मेडिकल इंश्योरेंस मिलते हैं। तो ये सब एक बेनिफिट्स ही हैं कि आप उस कंपनी में जॉब कर रहे हो इसलिए आपको ये बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी अदर बेनिफिट्स भी होते हैं, बीच बीच में रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बोनस मिलते हैं। ये सब भी कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के अंडर में आते हैं, जो कि एक एचआर एक्टिविटी है। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। डाइवर्सिटी मतलब आपके एक डिपार्टमेंट में ऐसा ना हो कि एक ग्रुपिंग हो रही है। तो बेसिकली क्या है कि हम अब आप देख रहे हो आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो आप साउथ से भी लोग एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, और नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, मिडिल ईस्ट वगैरह में देखोगे आप तो पाकिस्तान के लोग भी इंडिया के लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, काम करते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ डाइवर्सिटी के ही अंडर में आएगी कि मतलब एक इन्वायरमेंट को डाइवर्स रखना, ठीक है। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको लगे कि इन्वायरमेंट डाइवर्स नहीं है या फिर एक ग्रुपिंग हो रही है, तो उसको रिड्यूस करना, ठीक है, डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, ये एचआर एक्टिविटी में आता है। तो अब ये जो फैक्टर्स हैं इनसे आपको, अगर आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एचआर एक्टिविटी में आते हैं, जो एचआर मतलब इन्फ्लुएंस करता है जो एचआर डिसीजन को।
तो एचआर प्लानिंग जैसे हमने भी बात की कि ऑब्वियसली एचआर प्लानिंग तो होगा क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना है, ये सारी चीज़ें उसी में आ गई कि रिक्रूटमेंट हो गया आपको, जो आप ये रिक्रूटमेंट और हायरिंग की प्रोसेस कर रहे हो, ये एचआर प्लानिंग ही है, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग। ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग अगर आप देखते हो तो बेसिकली है क्या ये कि एम्प्लॉयज़ की सक्सेस और उसको प्लान करना, मतलब जैसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट वो इसीलिए कराया जाता है कि उनकी सक्सेस को प्लान करना, कैसे वो एक एम्प्लॉय जितना सक्सेस होगा उतना ही वो कंपनी भी हेल्दी होगी, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। हायरिंग प्रोसेस ऑब्वियसली एचआर की, तो एचआर का स्टार्टिंग में जो पहला फेज़ होता है वो यही होता है कि हायरिंग करेंगे तभी आगे एम्प्लॉय पे काम करेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जैसे हमने डिस्कस करा ही था, कंपनसेशन और रिवॉर्ड ये भी हमने डिस्कस किया था कि रिवॉर्ड मिलते हैं, तो बेसिकली सारे ऑप्शन ही सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये डी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय इंटरव्यूअर्स। सो यहाँ पे अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है तो उसको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, तो अभी आप ऑप्शंस देख लो, बट मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा इनमें से कौन कौन से ऑप्शन हैं। सो एक इंटरव्यूअर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों चीज़ें अगर आप कहीं नोट करना चाहो या आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, डूज़ एंड डोंट्स बेसिकली। तो क्या क्या करना चाहिए, एक इंटरव्यूअर को हमेशा इंटरव्यू लेने से पहले इंटरव्यू को प्लान करना चाहिए कि किस फेज़ में से वो स्टार्ट करेगा, कैसे इंटरव्यू को ख़त्म करेगा। अगर ऐसा होता है कि इंटरव्यू किसी और डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको वापस कैसे लाना है, ये सारी चीज़ें अगर वो प्लान करेगा तो ऐसा नहीं होगा। तो बेसिकली वो पहले प्लान करेगा कैसे इंटरव्यू करना है, उसके अकॉर्डिंग वो आगे करेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि उसको इंटरव्यू प्लान करना चाहिए। दूसरा क्या होगा कि उसको एक ईजी और इनफॉर्मल रिलेशन बनाना चाहिए जिस टाइम वो इंटरव्यू ले रहा है, क्योंकि कई बार आप ने देखा होगा कि इंटरव्यूअर जो होता है वो बेसिकली इंटरव्यू जो होता है वो नर्वस होते हैं, कई फ्रेशर हैं या ऐसा कुछ है, तो उसको एक इजी इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। और एक अगर फॉर्मल रिलेशन होगा तो ऑब्वियसली उसको जो इंटरव्यू होगा वो इतना जल्दी कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, और आपके पास एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है जिस टाइम आपको जज करना है उसको, तो इसलिए आपको उसको कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप बनाना ज़रूरी है। इनफॉर्मल मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल, लेकिन जैसे कंपनी के जो इंटरव्यू के जो नॉर्म्स बोले जाते हैं उससे थोड़ा सा लाइट होना चाहिए इन्वायरमेंट। फिर है उसको इनकरेज करना चाहिए, इनकरेज द कैंडिडेट टॉक, मतलब कि उसको कैंडिडेट को बोलने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंटरव्यूअर खुद ही बोले जा रहा है, उसको कैंडिडेट को बोलने का मौका देना चाहिए, उसको बोलने के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर उसको लग रहा है कि ये बोल सकता है बट बोल नहीं रहा तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई भी इंटरव्यूअर कभी ये नहीं चाहेगा कि अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो तो कि वो इंटरव्यू बहुत, मतलब अगर एथिकली देखा जाए तो कोई ये नहीं चाहेगा कि आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओ। अगर उसको लगता है कि आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, और एक कंपनी के या एक ओनर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एक ओनर हमेशा ये चाहेगा कि एक अच्छा एम्प्लॉय मेरे पास आए, तो वो हमेशा इनकरेज करेगा बोलने के लिए। अगर उसको पता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं तो आपको इनकरेज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक कवर द ग्राउंड एज प्लान्ड, जैसा भी प्लान हुआ है उसको मतलब ग्राउंड से कवर करे, मतलब कि जो उसने अपना प्लान बनाया है उसको स्टार्टिंग से और उसी के हिसाब से चलाए, मतलब इधर उधर ना जाने दें इंटरव्यू को। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोव वेयर नेसेसरी, ये सिमिलर उसी की तरह के इनकरेज करना है, मतलब कि जहाँ पे लगे वहाँ पे मतलब टेस्ट करे। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी ज़रूरी हो वहीं, अब क्योंकि वो इंटरव्यू ले रहा है तो इंटरव्यू के टाइम पे ही तो उसे चेक करना है, तो जहाँ पे भी उसको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिस पॉइंट को उसको चेक करना था, तो यह जहाँ पे भी नेसेसरी हो वहाँ पे उस पॉइंट को चेक करे। ठीक है, एनालाइज करियर एंड इंटरेस्ट टू रिवील स्ट्रेंथ वीकनेस पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, मतलब बेसिकली उसको क्या करना है कि उसके जिसका भी इंटरव्यू ले रहा है इंटरव्यू का, तो वो इंटरव्यू का उसमें उसको उसके करियर में इंटरेस्ट है भी, जिस करियर में वो जाना चाह रहा है करियर का इंटरेस्ट भी। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कई लोग क्या है, क्वालिफिकेशन होती है इस वजह से इंटरव्यू देते हैं और इस वजह से जॉब करना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट कभी किसी और चीज़ में होता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि ये बेसिकली जब आप देखोगे कि एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और बाकी उसके अलावा स्ट्रेंथ वीकनेस पे या पैटर्न ऑफ बिहेवियर पे तो ध्यान देना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेंटेन कंट्रोल ओवर द डायरेक्शन एंड टाइम टेकन फॉर द इंटरव्यू, मतलब कि इंटरव्यू के टाइम पे जो जितना टाइम लेना है, ठीक है, और डायरेक्शन इंटरव्यू की
मतलब वो उसको इंटरव्यूअर को डिसाइड करनी है, इंटरव्यूई को। वैसे ही अच्छी बात है कि इंटरव्यू अगर आपको अपने टैलेंट से या अपनी कैपेबिलिटी से अगर आपको अपनी डायरेक्शन से ले जाता है तो ये उसकी कैपेबिलिटी है, लेकिन एज अ इंटरव्यूअर आपको ध्यान देना है कि जिस डायरेक्शन में सोचा है या प्लान किया है इंटरव्यू उस डायरेक्शन में जाए, और जितने टाइम में फिनिश करना है उतने टाइम में फिनिश भी हो जाए, तो ये एक अच्छा इंटरव्यू होगा। अब आप जो ये डूज़ हैं इसके ही अकॉर्डिंग आप इसके अपोजिट में देखोगे तो डोंट्स सेम वैसे ही हैं। मतलब कि अगर आप प्लान नहीं करते हो, अनप्रिपेयर्ड होकर इंटरव्यू लेने चले जाते हो, तो ये नहीं करना है, ठीक है। और अब जल्दी से मतलब बस जो क्वेश्चन आपको, जैसे आप मान लो किसी का टेक्निकल इंटरव्यू है कुछ कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप डायरेक्ट से बस टेक्नोलॉजी को क्वेश्चन पूछते हो, ख़त्म कर देते हो बात को। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप केवल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हो, पहले इंट्रोडक्शन या फिर बेसिकली स्टार्ट, उसको एक कंफर्टेबल जोन में नहीं ले जाते हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हो, वो भी गलत है, ठीक है। या सीधे आप मतलब आप इंटरव्यू में कंक्लूजन पे पहुंचाते हो और उसको मतलब सीधे आप कंक्लूजन की तरफ चले जाते हो, आप बेसिक प्रोसेस में नहीं जाते हो, तो वो भी एक मतलब आप कभी भी देखना किसी प्रोफेशनल या किसी, इसीलिए एचआर डिपार्टमेंट अलग होता है। एचआर की जो पढ़ाई होती है, लोग कई बार एचआर के स्टडी को थोड़ा, एचआर को थोड़ा सा मीम्स बनते हैं जैसे कई बार। तो एचआर का खुद का काम या एक इंटरव्यूअर का काम भी आसान नहीं होता है, ठीक है। तो आप प्रोफेशनल को देखोगे, हाँ आप समझ जाओगे कि हाँ ये इंटरव्यू ले चुका है, लेकिन आप किसी न्यूबीज़ को देखोगे या किसी ऐसे को जिसने इंटरव्यू नहीं लिए हैं, तो आप समझ जाओगे कि इसने इंटरव्यू नहीं लिए हैं। वो एक तरीका होता है इंटरव्यू का भी, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू के टाइम पे अगर कोई स्ट्रेंथ है, तो मतलब आपको कोई स्ट्रेंथ चाहिए तो आप उस पर ही फोकस करते हो, आप वीकनेसेस पे फोकस ही नहीं करते हो। और आपको ये पता नहीं चलता है कि हाँ ये टेक्निकल स्किल्स में तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपने वीकनेस नहीं जानी कि ये लॉन्ग आवर्स में काम नहीं कर सकता है, या फिर इसको इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम होगी या कुछ भी, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है कि मतलब कैंडिडेट को आप मतलब आप ही बहुत ज़्यादा बोले जा रहे हो, कैंडिडेट को आप बोलने नहीं दे रहे हो। जो भी कैंडिडेट है उसको आप उसको इनकरेज, जैसे हमने डूज में देखा था कि उसको इनकरेज करें बोलने के लिए, आप खुद ही मतलब अपना ही बताए जा रहे हो या अपने आप ही बोले जा रहे हो। तो एक बेसिकली आपको उसके बारे में जानना है ताकि वो जितना बोले। तो ये था, अब इसके अकॉर्डिंग आप आंसर देख सकते हो कि क्या क्या मैच करते हैं, ठीक है। एक हमने पढ़ा था इस्टेब्लिश एन ईजी एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। इनफॉर्मल रिलेशनशिप में ये जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप है ये इंटरव्यू में कंफर्टेबल करने के लिए, तो ये भी होगा। एनालाइज करियर एंड इंटरेस्ट टू रिवील स्ट्रेंथ वीकनेस पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, ये भी है, ठीक है। मतलब उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस पैटर्न ऑफ बिहेवियर को रिवील करना है, तो यही तो आपका ऑब्जेक्टिव है। आस्क लीडिंग क्वेश्चंस, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लीडिंग क्वेश्चन मतलब आप जो क्वेश्चंस लीड कर रहे हैं, जिन क्वेश्चंस को वो अच्छे से बता सकता है, वो ही नहीं पूछने खाली आपको। ओवरऑल आपको देखना है, उसकी पर्सनैलिटी देखनी है, उसकी अगर आपको लगता है कि आपकी उसकी जॉब कुछ ऐसी है कि जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है, तो मे बी उसे कितना भी अच्छा नॉलेज हो, लेकिन अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो उस पर भी आपको फोकस करना है, ठीक है। प्लंज टू क्विकली इनटू डिमांडिंग क्वेश्चंस, मतलब कि बहुत जल्दी डिमांडिंग क्वेश्चन पे चले जाओगे। आप जो भी आपको क्वेश्चन बेसिकली उस प्रोफाइल के लिए चाहिए, आप उस पर ही डायरेक्ट चले जा रहे हो, उस पर भी नहीं। आपको ये भी मतलब आपको इनिशियल फेज से स्टार्ट करना है, तो ये भी नहीं होगा। इनकरेज द कैंडिडेट टू टॉक, ऑब्वियसली ये है, ये जैसे हमने डिसाइड पहले भी बात करी थी। तो आपका आंसर होगा ए, बी और ई। तो सी डी, ओह सॉरी, अच्छा ये भी एक समझने वाली बात है। क्वेश्चंस के टाइम पे जब भी आप क्वेश्चन करोगे, सॉरी कि मुझसे ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा भूल गया, बट आप इससे सीखो, ठीक है। आप यहीं सीख जाओगे तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये सब चीज़ें अवॉइड कर पाओगे। तो इसीलिए अच्छा है कि इसीलिए मैं ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है मैं खुद भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे भी ये चीज़ें ध्यान देनी और आपके लिए भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शुड बी अवॉइडेड, या जैसे कहीं पे होता है नॉट, तो वैसे तो नॉट तो फिर भी बोल्ड में दे देते हैं क्वेश्चंस में, बट जैसे शुड बी अवॉइडेड था, मैं एक्सप्लेन करते हुए भूल गया था, अदरवाइज़ मुझे याद रहता। विच ऑफ शुड बी अवॉइडेड, तो हमें ये अवॉइड क्या क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है। तो हमें ये आस्किंग लीडिंग क्वेश्चन मतलब ये जो डोंट्स हैं वो है
और ये क्विकली डिमांडिंग क्वेश्चन पे ये अवॉइड करना है, ये सब चीज़ें तो करनी है। तो आंसर बेसिकली हमारा होगा सी और डी। तो मतलब करने वाली चीज़ें तो ए बी और ई हैं, लेकिन आंसर सी और डी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और क्योंकि मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आएंगे, मतलब इससे रिलेटेड या इससे सिमिलर क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ इसकी जगह ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अवॉइडेड, तो उसमें आपका ये आंसर सही हो जाएगा। तो पर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, आपको ये पता होगा कि हमें क्या करना है इंटरव्यूअर्स को और क्या नहीं करना चाहिए, तो आप आंसर निकाल सकते हो आराम से। तो ऑल द बेस्ट। और ये आप जो क्वेश्चन सीरीज़ देख रहे हो, ये मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर डाल पाऊँ। और ये आप देख रहे हो स्टडी अड्डा पे। तो मिलते हैं फिर।